राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची के राजनीति विज्ञान विभाग के सेमेस्टर 3 के छात्रों के साथ मैं डॉक्टर ज्योति डुंगडुंग उनके कोर पेपर 7 के दूसरे चैप्टर में प्लेटो थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग या प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत के बारे में आज चर्चा करूँगी। तो इस चैप्टर में या इस सिद्धांत में प्लेटो अपने आदर्श राज में शासन का संचालन करने वाले राजा या शासक के बारे में बताया है कि एक दार्शनिक शासक कैसा होना चाहिए, उस शासक के गुण कर्तव्य क्या है ये बताया है। तो हम आगे दार्शनिक शासक के बारे में सुनेंगे। द फिलोसोफर किंग। दार्शनिक शासक के शासन का सिद्धांत प्लेटो का एक प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है। उसका विश्वास है कि शासक जब तक दार्शनिक नहीं होंगे तब तक राज्यों में शांति और सुशासन स्थापित नहीं हो सकता। फोस्टर का मत है कि दार्शनिक से प्लेटो का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वैज्ञानिक चिंतन की शक्ति से संपन्न हो, और प्लेटो के अनुसार सच्चा ज्ञान ही विज्ञान है। प्लेटो कहते हैं दर्शन का कार्य यह है कि वह मतलब शासक न केवल गणित के क्षेत्र में बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में राय की जगह सच्चे ज्ञान की प्रतिष्ठा करे। मतलब एक शासक को गणित जैसे विषय के क्षेत्र में सिर्फ उन्हें ज्ञान नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आंखों से एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा और एथेंस में लोकतंत्र के नाम पर लॉटरी प्रणाली के आधार पर शासकों का चयन और 30 तानाशाहों के दुर्गुण, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और इसी तरह एथेंस प्रजातंत्र के, स्पार्टा सैनिक तंत्र के और सिराक्यूज निरंकुश तंत्र के दुर्गुणों से पीड़ित थे। शासक अज्ञानी, स्वार्थी और संकीर्ण थे। तो उस समय अज्ञानियों और स्वार्थियों के हाथों में शासन की बागडोर होती थी। तो प्लेटो ने व्यंग भरे शब्दों में कहा है कि बढ़ाई और दर्जी होने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन शासक होने के लिए नहीं था उस समय। इसलिए नगर राज्यों को विनाश से बचाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, शासन से अज्ञान, स्वार्थपरता और अनिपुणता को दूर करने के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस तरह प्लेटो के समय में यूनान में जो अज्ञानी शासकों, स्वार्थी शासकों और संकीर्ण विचार रखने वाले शासकों का दौर, शासन काल को देखा था, तो प्लेटो ने अपने नगर राज्य को इन बुराइयों से बचाने के लिए या इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया और उसे इस समस्या का समाधान मिला दार्शनिक शासक या दार्शनिक राजा की धारणा में। और उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन का कार्य एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान या विवेकशील व्यक्तियों के द्वारा ही शासन कार्य किया जाना चाहिए। इस तरह प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार दार्शनिक राजाओं का शासन है। प्लेटो कहते हैं राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जब उसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी एवं स्वार्थहीन दार्शनिक शासकों के हाथों में हो। इसीलिए उसने रिपब्लिक में कहा है या रिपब्लिक में प्रतिपादित किया है कि शिक्षा और साम्यवाद सिद्धांत का अंतिम लक्ष्य एक दार्शनिक शासक के निर्माण कार्य करना है।
दार्शनिक राजाओं या शासकों के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का एक अत्यंत प्रमुख और सबसे मौलिक सिद्धांत है। इसीलिए उसने शासकों के लिए 50 वर्ष की आयु तक एक लंबी प्रशिक्षण या शिक्षा की व्यवस्था की है। और प्लेटो इसी भावना या दार्शनिक शासक के तलाश में ही एथेंस छोड़कर सिसिली तथा इटली जैसे देशों की यात्राएं की। और उसने अपने रिपब्लिक में कहा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा या शासक ना होंगे, या इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति ना होगी। इस तरह उन्होंने दार्शनिक शासक के तलाश में बहुत सारे देशों का भ्रमण किया और उनका मानना है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक लोगों का कष्ट, दुख, दर्द का अंत नहीं होगा जब तक राज्य में एक दार्शनिक शासक नहीं होंगे। इस तरह से हमने सुना कि प्लेटो अपने आदर्श राज के लिए दार्शनिक शासक का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने वाले शासक के लिए योग्य, कुशल, ज्ञानी और स्वार्थहीन ये सब गुण होना चाहिए। तब आगे देखते हैं दार्शनिक शासक की क्या क्या विशेषताएं हैं। प्लेटो ने लिखा है कि शासक में उच्चतम प्राकृतिक गुण होते हैं और वह उनका अधिकतम उपयोग करता है। एक शासक में प्राकृतिक रूप से ही अधिकतम प्राकृतिक गुण होते हैं और उसका वे उपयोग भी करते हैं। शासक सत्य का अन्वेषक होता है या सत्य के खोज में रहता है और तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उसमें शासक में सुंदर आत्मा के सभी गुण होते हैं। वह मृत्यु से नहीं डरता। उसे न्याय, सौंदर्य और संयम के विचारों का तथा मानवीय जीवन के अंतिम प्रयोजनों या कार्यों का ज्ञान पहले बताई गई शिक्षा पद्धति के द्वारा ही होता है। इस तरह प्लेटो ज्ञानी और गुणी व्यक्ति को ही शासक बनाने के पक्ष में है। प्लेटो के विचार से मनुष्य की चिंताओं और कष्टों का कारण यह है कि उसके मार्गदर्शन और नेता अज्ञानी होते हैं। प्लेटो का विचार है कि मनुष्यों की चिंता और कष्ट का कारण यह है कि उनके जो मार्गदर्शक है, उनके जो नेता हैं, वे अज्ञानी होते हैं। इसलिए राज्य को चलाने के लिए या राज्य में शासन करने के लिए ज्ञानी, कुशल और निस्वार्थ व्यक्ति की आवश्यकता होती है। शासक के बारे में उन्होंने कहा है कि शासक एक दार्शनिक व्यक्ति होता है। प्लेटो के आदर्श राज का दार्शनिक शासक साधारण दार्शनिक से भिन्न है। उसे समझने में या शासक को समझने में तीव्र, जानने को उत्सुक, बुद्धि में अद्वितीय, बाहरी आकर्षणों के प्रति उपेक्षित या बाहरी आकर्षण उसके लिए कोई मायने नहीं है। वह वीर, साहसी, आत्म संयमी तथा न्याय और सत्य का मित्र होना चाहिए एक शासक को। उन्होंने रिपब्लिक अपने ग्रंथ में यह भी कहा है कि आदर्श राज्यों में सरकार नियमों द्वारा नहीं बल्कि दार्शनिक शासकों द्वारा होनी चाहिए। आदर्श राज्य में सरकार के नियमों द्वारा नहीं बल्कि दार्शनिक शासकों के नियमों का ही पालन करना चाहिए। राज्य में सर्वाधिक महत्व दार्शनिक शासक को मिला है। उस पर कानून आदि का कोई भी बंधन नहीं है। एक दार्शनिक शासक इतनी शक्तिशाली बताया है उन्होंने कि उस शासक पर कानून का भी कोई बंधन नहीं है। वह राज्य की आत्मा के विवेक गुण से संचालित होता है। उसे शुभ का ज्ञान है और वह कानून के नियंत्रण से मुक्त है और केवल अपनी अंतः प्रेरणा के प्रति उत्तरदायी है। इस तरह से प्लेटो ने शासक के बारे में कहा है कि वह कानून के भी बंधन में नहीं है। वह कानून के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त है और वह राज के आत्मा के विवेक गुण से संचालित होता है। वह अपनी अंतः प्रेरणा, अपने अंदर की
प्रेरणा से के प्रति उत्तरदायी है। वो अपने अंदर से जो भी उनकी आवाज़ आती है कि जनता के हित में कार्य करना है, उसी को वह करता है। उसे जनता के अहित होने की कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती। मतलब हमेशा ही वो शासक जनता के हितों की ही सोचता रहे, क्योंकि वह समस्त श्रेष्ठ गुणों का भंडार होता है। शासक में समस्त श्रेष्ठ गुणों का भंडार होता है। वह ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण और राज्य के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए प्लेटो उसे विवेक का प्रेमी और नगर का सच्चा तथा अच्छा संरक्षक मानता है। इस तरह से प्लेटो ने शासक की जो विशेषताएं बताई हैं कि एक शासक को विवेकशील, बुद्धिमान, सच्चा और तीव्र बुद्धि, अद्वितीय बाह्य आकर्षणों के प्रति उपेक्षित, साहसी, संयमी, न्याय और सत्य का मित्र बताया है। अब प्लेटो आगे कहते हैं कि यदि वे शासक बुद्धिमत्ता और न्याय के नियमों पर चलते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग सबकी सुरक्षा और उत्थान के उद्देश्य से करते हैं, तो वे जिस नगर पर शासन करते हैं और जिस नगर में ऐसी विशेषताएं पाई जाती है, उसी को सच्चे राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। बाकी सब शासन प्रणाली ना तो सच्ची होती है ना असली, बल्कि उसकी नकल ही करती है। इस तरह प्लेटो ने जिन विशेषताओं को बताए हैं राजा के बारे में, तो वे विशेषताएं अगर राजा में हैं कि राजा में न्यायप्रिय और सबकी सुरक्षा और उत्थान के उद्देश्य से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, वैसे राज्य अगर नगर में शासन कर रहा है, नगर में है, तो वही राज्य सच्चे अर्थों में राज्य है। बाकी सब शासन प्रणाली सच्ची नहीं होती है। अब हम सुनते हैं दार्शनिक शासक के क्या क्या गुण होने चाहिए। एक दार्शनिक शासक के गुण, तो प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक के गुण है, पहला, शासक विवेकशील होना चाहिए। दूसरा, दार्शनिक शासक सत्य का अनुयायी होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार झूठ के विचार से शासकों को घृणा होगी, मतलब वह हमेशा सत्य का ही अनुसरण करने वाला हो। तीसरा है, दार्शनिक शासक न्यायप्रिय होगा। वह यह ध्यान रखेगा कि राज्य के सैनिक, उत्पादक वर्ग अपने कर्तव्यों का समुचित पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर वे समुचित कर्तव्यों का पालन वे कर रहे हैं, तभी राज्य में न्याय की स्थापना हो सकेगा। चौथा है, दार्शनिक शासक पूर्णतः निस्वार्थी होगा। उसका अपना परिवार व संपत्ति नहीं होगी। पांचवा है, दार्शनिक शासक के ऊपर कोई कानून नहीं होगा। वह अपने आत्म नियंत्रण से कार्य करेगा, वह कानून के बंधनों से मुक्त रहेगा। छठवां है, दार्शनिक शासक की स्मरण शक्ति बहुत तीक्ष्ण या बहुत तेज होगी। सातवां है, दार्शनिक शासक शांत स्वभाव का होना चाहिए। इस तरह निटिलशिप के अनुसार सच्चे दार्शनिक को स्वभाव से ही शांत होना चाहिए। वह शांति के साम्राज्य में निवास करता है। तो इस तरह से प्लेटो ने एक दार्शनिक शासक के गुण बताए हैं। अब आगे सुनते हैं दार्शनिक शासक के क्या क्या कर्तव्य हैं। ड्यूटीज ऑफ फिलोसोफर किंग। तो पहला कर्तव्य है, दार्शनिक शासक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपे और यह देखे कि उस कार्य का संपादन ठीक प्रकार से वह कर रहा है कि नहीं। मतलब दार्शनिक शासक का कर्तव्य कि प्रत्येक अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट कार्य सौंपे और उस कार्य की देखरेख करना कि वह व्यक्ति सही तरीके से कर रहा है कि नहीं। और दूसरा जो कर्तव्य है दार्शनिक शासक का कि वह भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करे, कि राज्य में भावी शासक जो बनने वाले हैं उन शासकों की शिक्षा का संचालन दार्शनिक शासक का ही कर्तव्य है। और उन समस्त कविताओं, नाटकों, कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगाएं जिसमें अनैतिक तत्वों का समावेश हो। तीसरा है, दार्शनिक शासक का यह भी कर्तव्य है कि वह समस्त धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करे और अपने राज्य के लिए धार्मिक विश्वासों की नियमावली बनाए। मतलब जितने भी धार्मिक विश्वास हैं
विश्वास जो है उसको नियंत्रित करे और राज के लिए धार्मिक विश्वासों की नियमावली शासक ही बनाएगा। अब आगे देखते हैं दार्शनिक शासक पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। लिमिटेशन ऑन फिलोसोफर किंग। दार्शनिक शासक गुण संपन्न है, वह लिखित कानून और जनमत के बंधनों से स्वतंत्र है, फिर भी संविधान के मूल सिद्धांतों से स्वतंत्र नहीं है। दार्शनिक शासक पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं या उनकी जो मर्यादाएं हैं उनके बारे में बारकर ने कहा है कि यद्यपि दार्शनिक शासक का शासन ऊपर से देखने पर निरंकुश शासन से मिलता जुलता लग सकता है, वह लिखित विधि से स्वतंत्र हो सकता है, पर उन्हें हम संविधान का मूल अनुच्छेद कह सकते हैं। उनके अंकुश से यह स्वतंत्र नहीं होता। दार्शनिक का काम यह नहीं कि मनमाने ढंग से राज को प्रभावित करे या उसे बदल डाले, वह तो उसके मूल सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखते हुए एक अचल संस्था के रूप में उसकी रक्षा के लिए, उसकी अस्थिरता बनाए रखने के लिए होता है। तो इस तरह बारकर ने कहा है कि शासक ऊपर से देखने से निरंकुश जैसा लगता है, लेकिन लिखित विधि से, लिखित कानून से वह स्वतंत्र हो सकता है, पर जिन्हें हम संविधान का मूल अनुच्छेद कहते हैं उस अंकुश से वह स्वतंत्र नहीं हो सकता है। मतलब संविधान में जो अनुच्छेद है उस अंकुश से वह स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो इस तरह बारकर ने दार्शनिक राजा या शासक की 4 मर्यादाएं बताई हैं, और वे 4 मर्यादाएं हैं। पहला है, दार्शनिक शासक को अपने राज्य में धनी निर्धन का भेद अथवा संपन्नता या निर्धनता को नहीं बढ़ने देना चाहिए। मतलब कि एक दार्शनिक शासक की जो मर्यादाएं हैं तो उसमें कहा गया है कि दार्शनिक शासक को अपने राज्य में अमीर और गरीबी का जो भेद होता है या संपन्नता या निर्धनता को नहीं बढ़ने देना चाहिए, भेदभाव को बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न होती है। और दूसरा जो मर्यादाएं हैं लगाई गई है वह है राज का आकार इतना अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए कि उसकी अखंडता खंडित हो जाए। मतलब एक राजा को या शासक को राज का आकार इतना अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए कि उसकी एकता ही खंडित हो जाए। तीसरी जो मर्यादाएं हैं वह है, शासक को न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कार्य का पालन करता रहे। चौथा जो मर्यादा है वह है, दार्शनिक शासक शिक्षा पद्धति में कोई नवीन परिवर्तन नहीं करेगा। जो शिक्षा पद्धति जो पहले से चले आ रहा है वही शिक्षा पद्धति जो प्लेटो के द्वारा जो बनाई गई है उसी शिक्षा पद्धति को ही चलते रहने देना चाहिए। शासक को इस शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और प्लेटो अपने दार्शनिक शासक को इन बंधनों द्वारा एक परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था का संचालन एवं सेवक बनाता है और उसकी सत्ता को मर्यादित करता है। तो इस तरह प्लेटो का दार्शनिक शासक निरंकुश नहीं मर्यादित होता है, राज का स्वामी नहीं वह सेवक होता है, उसे कतिपय मर्यादाओं में रहकर ही कार्य करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं। इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जो प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांतों की आलोचनाएं की है। जिसमें पहला आलोचना की गई है, यह सर्वथा अव्यवहारिक, अक्रियात्मक, हवाई कोरी, कल्पना प्रधान योजना है। मतलब इस दार्शनिक शासक के सिद्धांत को अव्यवहारिक, अक्रियात्मक, हवाई या कल्पना प्रधान बताया गया है। प्लेटो के दार्शनिक राजा उसके आदर्श राज का शासन करने में भले ही सफल हो, किंतु व्यवहारिक जगत में वे कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेटो का जो आदर्श शासक है दार्शनिक शासक है वह
आदर्श राज्य में कल्पना के आधार पर वे भले ही शासन करने में सफल हो, किंतु व्यवहारिक जगत में, वास्तविक जगत में यह सफल नहीं हो सकता है। ऐसे शासक मिलना संसार में दुर्लभ है। और दूसरी जो आलोचना की गई है वह है, प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन का अमर्यादित अधिकार देकर निरंकुश शासन का समर्थन किया है। मतलब निरंकुशवाद का समर्थन करता है वो, क्योंकि अपने दार्शनिक शासक को जो शक्ति दी है, अमर्यादित शक्ति, जिससे शासक निरंकुशवाद को बढ़ावा मिल सकता है। उसने अपने आदर्श शासक पर 4 प्रकार के प्रतिबंध तो लगाए हैं, किंतु वे दार्शनिक शासकों की स्वच्छंदता को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। और सत्ता या शक्ति मनुष्य में अभिमान पैदा करती है और उसे विवेक शून्य और अंधा बना देती है। इस तरह जो मर्यादाएं लगाई है, प्रतिबंध लगाए हैं, प्रतिबंध उनके राजा को लगाए गए हैं, वे उनके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सत्ता या शक्ति मनुष्य में अभिमान पैदा करती है और उसे विवेक शून्य तथा अंधा बना देती है। और तीसरी जो आलोचना की गई है वह है, दार्शनिकों को अपनी इच्छा अनुसार अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता देकर प्लेटो ने राज्य के अन्य सभी व्यक्तियों को जड़ मशीन के पुर्जे बना दिया है। मतलब दार्शनिक शासक अपनी इच्छा अनुसार अधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दिया है और बाकी जो मनुष्यों को, बाकी जो लोगों को एक मशीन, जड़ मशीन के पुर्जे बना दिया है। विचारों की स्वतंत्रता के और स्वशासन के मूल्यवान अधिकार उनसे छीन लिए हैं। ये आलोचनाएं की गई हैं। चौथी आलोचना है, अध्यात्म विद्या का अध्ययन और दर्शन का आध्यात्मिक चिंतन व्यक्तियों को सनकी, झक्की, अक्रियात्मक और व्यवहार शून्य बना देता है। ऐसे व्यक्ति उत्तम शासन करने में अयोग्य सिद्ध हो सकते हैं। इस तरह से आलोचना की गई है कि आध्यात्म विद्या का अध्ययन और दर्शन का चिंतन व्यक्तियों को सनकी, अव्यवहारिक या तो अक्रियात्मक या व्यवहार शून्य बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति उत्तम शासन कैसे कर सकता है। पांचवा जो आलोचना की गई है वह है, दार्शनिक राजाओं या शासकों का शासन इसलिए भी सफल नहीं हो सकता कि ये अपने को अफलातून मानते हुए जनता से परामर्श नहीं लेते। मतलब अपने को ही वे श्रेष्ठ मानते हैं, तो इस हिसाब से वे जनता से परामर्श नहीं लेंगे और उनसे हे समझते हैं जनता को। तो इस संबंध में जोवेट ने कहा है कि दार्शनिक राजा या तो भविष्य में दूर तक दिखने वाला होता है या अतीत के पीछे की ओर देखता है। वर्तमान की वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं होता है। प्लेटो ने अपने काल्पनिक या स्वप्न दृष्ट दार्शनिकों को व्यवहारिक तथा आदर्शवादी बनाने का प्रयत्न किया है, किंतु इतिहास में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो इस तरह के दार्शनिक शासक हो और किसी राज्य में इस तरह के शासन किया हो। इस तरह प्लेटो अपने दार्शनिक शासक के सिद्धांत के माध्यम से यह कहना चाहता है कि शासन करना एक कला है और शासक वही व्यक्ति होना चाहिए जो उस कला का विशेषज्ञ हो, अर्थात वह ज्ञानी व्यक्तियों को शासक बनाने का समर्थक है। धन्यवाद। तो इस तरह से आज हम लोग का दूसरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।